My lovely students, welcome to Methodological. In this session, we are discussing questions that have appeared in SNAP Day 3 Shift 1 examination. और सारे के सारे 21 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे. स्टार्ट करते हैं सेशन. एंड इफ यू नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल, मेक श्योर टू सब्सक्राइब चैनल. साथ में टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना. चलो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1, द कंसंट्रेशन C of a chemical in a reaction after time t hours is given by the equation log of C, that is equal to log of 81 minus 2 times log of t. एंड C इज गिवन टू बी इक्वल टू 9 यूनिट्स. तो हमारा T का वैल्यू क्या होगा इन आवर्स. ओके, तो वैल्यूज बड़ी सिंपल है हमारी. सारी केसेस में बेस हमारा 3 गिवन है. तो लॉग ऑफ C ऑन द बेस 3 दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ 81 माइनस 2 टाइम्स लॉग ऑफ T. तो इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ T स्क्वायर. ठीक है, लॉग ऑफ T स्क्वायर हो जाएगा. 2 अपना अंदर जाके T का स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, और सिमिलरली देन लॉग ऑफ A माइनस लॉग ऑफ B दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ A अपॉन B. So this will be equal to log of 81 upon t square on the base 3. क्योंकि बेस सेम है तो वी कैन कंपेयर द वैल्यूज. तो c विल बी इक्वल टू 81 अपॉन टी स्क्वायर एंड हेंस c इंटू टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 81. अब c तो नोन है, c की वैल्यू 9 पुट कर दो. तो 9 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 81 एंड हेंस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और t वहाँ से आ जाएगा इक्वल टू 3 क्योंकि t टाइम है तो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा. और साथ में डोमेन भी है जो हमारा है. सिंस t इज argument of the log, तो t must be greater than 0. तो डेफिनेटली t must be equal to 3. ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा. क्लियर है. अच्छा, ऑप्शन इतने सिंपल थे कि यहाँ पे स्ट्रेट अवे भी हम देखते हैं. सिंस लॉग ऑफ c ऑन द बेस 3 c इज इक्वल टू 9 दैट इज इक्वल टू 2 आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में आ रहा है 4 आ रहा है, 4 माइनस समथिंग. तो क्लियरली जो t हमारा है दैट मस्ट बी इन पावर ऑफ 3. तो इट कैन बी 3 और मे बी 1 और मे बी 9 और मे बी 27. तो डेफिनेटली उसके हिसाब से भी आंसर हमारा एक ही है जो कि ऑप्शंस में गिवन है. तो क्लियरली हमारा आंसर ऑप्शन बी के अलावा कुछ और नहीं हो सकता है बिकॉज बाकी सारी वैल्यूज हमारी इंटीजर में आ रही है. इजंट इट सो. बाकी क्वेश्चन तो आसान ही था, तो अदरवाइज भी सॉल्व हो रहा है इजीली. सिमिलर क्वेश्चन स्लॉट 2 में भी आया था, स्लॉट 2 स्नैप 2 में आया था, स्नैप डे 2 में. तो वहाँ पे भी अगर तुमने चेकआउट किया होगा ऐसे क्वेश्चन को, वेरी डूबल क्वेश्चन, डेफिनेटली एग्जाम में करना चाहिए था. और क्या होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप of 30 students is 16 years. When 5 new students join the group, the average of the entire group increases to 16.5 years. So what is the average age of the 5 new students? तो 30 students का average age कितना है? That is 16 years. Initially there were 30 students, then 5 more joined and average of 30 students was 16. इन 5 का x मान लेते हैं, एवरेज हमारा ओवरऑल आ रहा है 16.5. एलिगेशन लगा दो स्ट्रेट अवे. 16.5 और 16 हमारा रेशियो क्या आ रहा है दोनों ग्रुप्स का, क्योंकि वेट एवरेज है 16.5. 30:5 यानी 6:1. 6:1 का रेशियो आ रहा है. और यहाँ पे 16.5 16 का डिफरेंस इज 0.5 यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 0.5. तो 6 यूनिट्स विल बी इक्वल टू 6 इंटू 0.5 यानी कि 3 आ जाएगा. तो 16.5 plus 3 our x will be equal to 19.5. आंसर विल बी 19.5. स्ट्रेट अवे ऑप्शन बी. क्या ये क्लियर है. एलिगेशन लगा के इजीली सॉल्व कर सकते थे, या फिर कह देते कि पूरा प्रॉपर इक्वेशन बनाते हैं, अननेसेसरली टाइम लगता है उसमें. ठीक है, तो उसका भी शॉर्टर मेथड है. बट अगर इक्वेशन बनाते तो कैसे बनाते हैं कि 30 का एवरेज 16 आ रहा, 30 इंटू 16 प्लस 5 का एवरेज एक्स मान लेते हैं तो 5x विल बी सम. और टोटल हमारा फॉर 35 एवरेज इज 16.5. अब इसको सॉल्व करोगे. ठीक है, 30 इंटू 16 ऑलरेडी है यहाँ पे, तो राइट हैंड साइड को ब्रेक करोगे. 30 इंटू 16.5 प्लस 5 इंटू 16.5. लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है 30 इंटू 16 प्लस 5x. नाउ 30 इंटू 16 तो सब्ट्रैक्ट करोगे राइट साइड लेके जाके, तो 5x विल बी इक्वल टू 30 इंटू 0.5 यानी 15 प्लस 5 इंटू 16.5 और 5 इंटू 16.5 हो जाएगा 82.5. x विल बी इक्वल टू 3 प्लस 16.5 और 19.5. दिस विल बी द आंसर. कैलकुलेशन जितना आसान रखोगे, जितना इजीली कैलकुलेट करोगे, जितना सिंपल तरीके से कैलकुलेट करोगे, उतना इजीली क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा. एलिगेशन बेस्ट है, अदरवाइज इक्वेशन बना के भी सॉल्व करते हो तो भी कैसे सॉल्व करना है, डेविएशन के हिसाब से सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन ज़्यादा इजीली सॉल्व होगा. डेविएशन के हिसाब से कैसे सॉल्व करेंगे, क्या पता है 30 स्टूडेंट्स का जो एवरेज है दैट इज 16. ओके, नाउ 5 मोर हैव ज्वाइंड. तो इफ फॉर दीज 5 मोर अगर इनका एवरेज भी 16 होता तो एवरेज हमारा 16 ही रहता ओवरऑल भी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता. Isn't it so? But average now is 16.5. So there is an increase of 0.5. Sorry, there is an increase of 0.5 in average. But now there are 35 students. तो अगर एवरेज में इंक्रीज आया है 0.5 का, तो सम में इंक्रीज कितना होगा 35 इंटू 0.5 है कि नहीं. सम में इंक्रीज आएगा, चेंज आएगा इतना, डेविएशन इतने का है 35 इंटू 0.5 का, और टोटल 5 स्टूडेंट्स की वजह से आया.
तो पर स्टूडेंट कितना आएगा 35 इंटू 0.5/5 यानी कि दिस विल बी 3.5. So their average value must be 3.5 greater than the initial average, and 16 plus 3.5 will be our answer. Okay, 19.5 will be the answer. Next question. A trader marks his goods 60% above the cost price. When he offers a discount of 25% on the mark price, the sales volume increases by 80%, but his total profit decreases by rupees 48,000 compared to when he sold at the mark price. So what was his original total profit when he sold at the mark price without any discount? बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल है बट अच्छा क्वेश्चन है. तो ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स 60% above the cost price. 60% यानी कि 3/5 above the cost price. So if CP cost price was equal to 5, तो mark price will be equal to 8. और दो सिनारियोज बन रहे हैं. फर्स्ट सिनारियो व्हेन ही इज सेलिंग एट द मार्क प्राइस यानी कि सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू मार्क प्राइस. सेकंड सिनारियो व्हेन देयर इज अ डिस्काउंट ऑफ 25%. तो सेलिंग प्राइस की दो वैल्यूज हमारे पास. फर्स्ट वैल्यू व्हेन दैट इज इक्वल टू 8 ओनली, एंड सेकंड वैल्यू व्हेन देयर इज अ डिस्काउंट ऑफ 25% यानी कि 8 minus 2, 6 इज द सेलिंग प्राइस. एंड इन द फर्स्ट केस एंड सेकंड केस वॉल्यूम में क्या हो रहा है, सेल्स वॉल्यूम हैज इंक्रीज्ड बाई 80%. 80% यानी कि 4/5 से वॉल्यूम हैज इंक्रीज्ड. तो सेल्स वॉल्यूम इफ दैट वाज इनिशियली इक्वल टू 5, तो नाउ द सेल्स वॉल्यूम इज इक्वल टू 5 + 4 9 यूनिट्स. बट प्रॉफिट में डिक्रीज आया है बिकॉज इनिशियली कॉस्ट प्राइस 5 है, सेलिंग प्राइस 8 है, तो प्रॉफिट पर यूनिट इज 3. बट नाउ सेलिंग प्राइस इज 6, कॉस्ट प्राइस अभी 5 है, तो नाउ प्रॉफिट पर यूनिट इज इक्वल टू 1. ठीक है, प्रॉफिट पर यूनिट इनिशियली 8 - 5, ठीक है, दैट इज इक्वल टू SP - CP, so that is equal to 3, और नाउ दिस इज इक्वल टू 1. ओके, तो टोटल प्रॉफिट क्या आएगा हमारा, टोटल प्रॉफिट विल बी प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, यानी कि फर्स्ट केस में दैट विल बी 15, सेकंड केस में दैट विल बी इक्वल टू 9. तो फ्रॉम 15 दैट हैज डिक्रीज 9, तो डिक्रीज आया हमारा 6 यूनिट्स का. 6 यूनिट्स इज इक्वल टू 48,000 यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 8,000. 15 यूनिट्स क्या हो जाएगा, 15 इंटू 8,000 यानी कि 120,000. और इनिशियल प्रॉफिट विल बी 120,000 बट नॉट द प्रॉफिट इज 72,000. ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा 120,000. क्या क्लियर है? ओके, इनिशियली हमारा कॉस्ट प्राइस 5 था, 60% से मार्कअप किया, सो नाउ द मार्क प्राइस इज इक्वल टू 8. इफ सेलिंग प्राइस इज ऑल्सो इक्वल टू मार्क प्राइस, तो हमारा प्रॉफिट विल बी इक्वल टू 3 यूनिट्स पर यूनिट. बट इंस्टेड अगर 25% का डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस विल बी 6 यानी कि प्रॉफिट पर यूनिट विल बी इक्वल टू 1. और सेलिंग प्राइस में 80% का इंक्रीज आया, यानी कि इनिशियली अगर 5 था सेलिंग वॉल्यूम में, तो अगर सेल्स वॉल्यूम इनिशियली 5 था, नाउ दिस विल बी 9. इनिशियली हमारा प्रॉफिट विल बी 5 × 3 15, बट नाउ द प्रॉफिट इज 9 × 1 दैट इज इक्वल टू 9. तो चेंज आया है 6 का, एंड 6 यूनिट इज इक्वल 48,000 यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 8,000. तो इनिशियली हमारा 50 इंटू 8,000 120,000 हमारा इनिशियल टोटल प्रॉफिट रहा होगा. ओके, सिंपल मामला है, बढ़िया क्वेश्चन था एग्जाम कंडीशंस के हिसाब से. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ स्कूल असेंबली स्टूडेंट्स आर अरेंज्ड standing in a fixed rectangular array grid of rows and columns. Rohan is standing in one of the rows such that he is 7th from the left hand and 12th from the right hand. तो लेफ्ट और राइट हैंड से उसका पोजीशन दिया है. अकॉर्डिंगली वी कैन फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन रो. तो 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 12th फ्रॉम द राइट हैंड. तो स्ट्रेट अवे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो, number of students in row will be equal to position from the left hand, that is 7, plus position from the right hand -1. 7 + 12 -1 that will be equal to 18. ऐसे समझो लेफ्ट हैंड से 7th पोजिशन पे है, तो ही 7th, तो 6 पर्सन आर ऑन हिज लेफ्ट. सिमिलरली राइट हैंड से 12th पोजिशन पे है, देर आर 11 पर्सन ऑन हिज राइट. तो 6 + 11 + 1, 6 + 1 + 11, टोटल नंबर ऑफ पर्सन हमारे 18 आ जाएंगे. Similarly, Sohan is standing in one of the columns such that he is 9th from the front. So 9th from the front, 8 persons are to his front and he is in the middle, and then 8th from the back, यानी कि 7 are behind his back. So 8 + 1 + 7, total 16 persons will be in one column. So in one row there are 18 persons and in one column there are 16 persons. Then question is saying if the entire rectangular arrangement is supposed to be full but 3 students are absent today. ठीक है, अगर एबसेंट नहीं होते तो पूरा हमारा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट फुल होता, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इफेक्टिवली प्रेजेंट. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, 18 × 16, बट 3 आर एबसेंट टुडे, तो -3. दिस विल बी 18 × 16 will be 288, -3 and hence 285. आंसर विल बी 285, ऑप्शन बी. सिंस दीज आर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन तो थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, बट क्वेश्चन का आंसर विल बी 285.
ठीक है, सिमिलर वॉज द लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The cost price of an article is increased by 30% and the selling price is increased by 15%. So if the profit earned on the article was originally 40%, तो अब नया प्रॉफिट क्या होगा? तो इनिशियली if CP was equal to 100, the selling price will be 140 क्योंकि प्रॉफिट earned initially was 40%. But now cost price has increased by 30%. Now the cost price is 130 और सेलिंग प्राइस इंक्रीज क्या है 15% से, यानी कि 21 का इंक्रीज आएगा, तो 161 इज द न्यू सेलिंग प्राइस. प्रॉफिट विल बी 31 यूनिट्स ऑन कॉस्ट प्राइस दैट इज 130. तो प्रॉफिट परसेंटेज विल बी 31 बाई 130 इंटू 100, यानी 3100 बाई 130. 310 बाई 13, 13 टू ज़ार 26, बचा 50, तो रफली 24% के आसपास, थोड़ा सा छोटा आ रहा है 24%. से ऑप्शन अभी भी बिना आंसर 23.8%. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Diyas are arranged in the form of a triangular pyramid. The top layer has 1 diya, second layer has 3 diyas, third layer has 6 diyas, fourth layer has 10 diyas, and so on. If the arrangement has a total of 10 layers, to find the total number of diyas used. First layer में, layer number 1 में, there are 1 diyas, then 3 diyas, then 6, then 10, and so on. तो पैटर्न क्या बन रहा है हमारा? 1, then 3, 3 is 1 plus 2, then 6, 3 plus 3, then 10, 6 plus 4. तो बेसिकली क्या हो रहा है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 एंड सो ऑन. इजंट इट सो? 3 बेसिकली क्या है? 3 इज बेसिकली 1 प्लस 2, 6 इज 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन. तो nth लेयर में नंबर ऑफ दियाज कितने हैं? 1 से लेकर n तक का सम है. फोर्थ लेयर में कितने हैं? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4. nth लेयर में कितने होंगे? 10th लेयर में कितने होंगे? 10 लेयर्स इन टोटल है. 10th लेयर में हो जाएंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 टिल 10, यानी कि 55 होंगे. सम करना है, ठीक है. हर एक लेयर में दियाज निकाल लो. तो 1 3 6 10, नेक्स्ट टू 15, देन 21, 15 प्लस 6 21, 21 प्लस 7 28, प्लस 8 36, प्लस 9 45, प्लस 10 55. नाउ सम ऑल दीज वैल्यूज. 55 प्लस 45 इज 100, 36 प्लस 28 इज 64, प्लस 36 दिस इज ऑल्सो 100. और इसके बाद में फॉर फर्स्ट 4 द सम इज 20. टोटल आ गया हमारा 100 प्लस 100 इज 20, 220 विल बी द आंसर. 220 हमारा आंसर हो जाएगा. अब यहाँ पे तो वैल्यू सिंपल थी. अगर जस्ट इन केस हमें ज़्यादा वैल्यूज कैलकुलेट करना होता तो हम जनरल टर्म फाइंड आउट करते. जनरल टर्म हमारा क्या है? तो नंबर ऑफ दियाज इन nth लेयर इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. ठीक है, dn हमारा है नंबर ऑफ दियाज इन nth लेयर. तो ये क्या आ जाएगा? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज n इंटू n प्लस 1 बाई 2. ये हमारा जनरल टर्म है इस सीरीज का. तो हमें इन सबको समअप करना है. सिग्मा n इंटू n प्लस 1 बाई 2 ये चाहिए, जो हो जाएगा सिग्मा n स्क्वायर प्लस n बाई 2. नाउ 1 से लेके n तक का सम क्या होता है? ठीक है, सिग्मा n इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाई 2. और सिग्मा n स्क्वायर, तो फर्स्ट n स्क्वायर का सम होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6. ठीक है, अब यही हमें कैलकुलेट करना है फॉर सिग्मा n इंटू n प्लस 1 बाई 2. तो इसमें सिग्मा 1 बाई 2 कॉमन ले लो. सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा n. तो सिग्मा n स्क्वायर इज n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1. ये क्वेश्चन तो खत्म हो गया. बट जस्ट इन केस ऐसा क्वेश्चन आए जहाँ पे कि वैल्यूज हमें ज़्यादा आगे तक निकालना हो, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सिग्मा n विल बी n इंटू n प्लस 1 बाई 2. नाउ अगेन n इंटू n प्लस 1 बाई 2 कॉमन आ जाएगा. तो दिस विल बी n इंटू n प्लस 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2, यानी n इंटू n प्लस 1 बाई 4. और इनसाइड द ब्रैकेट विल बी 2n प्लस 1 बाई 3 प्लस 1. तो 2n प्लस 1 प्लस 3 यानी 2n प्लस 4 बाई 3 हो जाएगा. n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 4 बाई 4 इंटू 3. अब यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, बचेगा n प्लस 2. इफेक्टिवली दिस विल बी इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6. अब n की वैल्यू डाल के वी कैन कैलकुलेट द आंसर. ठीक है, अब क्योंकि इन दिस केस देयर आर 10 लेयर्स, तो वी कैन पुट n इज इक्वल टू 10, 10 इंटू 11 इंटू 12 बाई 6 विच विल बी 220. 10 इंटू 11 इंटू 2. अब इस क्वेश्चन के लिए तो इतना करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे तो स्ट्रेट अवे सॉल्व हो रहा था. बट फॉर सम अदर क्वेश्चन you need to understand this method as well. Okay, next question. 16 men can complete a piece of work in 24 days. They started the work, but after 12 days 8 more men joined them. By how many days was the work completed earlier than the scheduled time? So initially time schedule कितना था? 24 days का था. 16 men could have completed this in 24 days. They started the work, but after 12 days 8 more men joined them. यानी कि for first 12 days 16 men ही रहे.
ठीक है, 12 days वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, तो रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग वर्क इज फॉर 16 men, 12 days का वर्क इज रिमेनिंग, दिस इज वर्क रिमेनिंग. Now there are, instead of 16, 8 more men, so now number of men are 24. तो कितने दिन में वर्क कंप्लीट हो जाएगा, 12 days का वर्क रिमेनिंग, बट नॉट टाइम टाइम टेकन विल बी इक्वल टू 16 into 12, दैट इज द वर्क डिवाइडेड बाई 24. तो 16/2 यानी कि 8 days में वर्क विल बी कंप्लीट. वर्क वॉज सपोज टू बी कंप्लीटेड इन 12 days, बट नाउ द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 8 days, यानी कि इन 4 lesser days, तो 4 days का वर्क will be completed 4 days behind, 4 days before the schedule time, isn't it so? 4 days will be the answer. Okay. Next question. The original strength S of a transmission tower depends on the angle of elevation theta, such that theta is between 0 and 90 degrees, and this is given by the formula S is equal to 120 upon 10 minus 4 times sin square theta plus 3 times cos square theta. S is equal to 120 upon 10 minus 4 times sin square theta plus 3 times cos square theta. What is the ratio of maximum possible signal strength to the minimum possible signal strength? Maximum minimum का रेशियो क्या होगा? ओके, सो सिंस 120 तो कांस्टेंट है, अपना न्यूमरेटर कांस्टेंट है, तो हमारा जो वैल्यू में चेंज आएगा वो सिर्फ डिनोमिनेटर पर डिपेंड करेगा. डिनोमिनेटर हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा. अगर साइन थीटा और कॉस थीटा वैल्यूज होती तो साइन थीटा इज बिटवीन -1 and 1, सिमिलरली फॉर कॉस थीटा. और जैसे ही स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करने पे सारी वैल्यूज हमारी नॉन नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा हो या फिर कॉस स्क्वायर थीटा हो, फॉर बोथ ऑफ देम द वैल्यूज विल बी बिटवीन 0 and 1, मिनिमम 0 एंड मैक्सिमम 1. Isn't it so? क्या ही क्लियर है. बट जब साइन स्क्वायर थीटा हमारा इक्वल टू 1 होगा, या व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू 1, 0 से लेकर 90 के बीच में बात करें तो एट 0 डिग्रीज साइन की वैल्यू क्या होगा, साइन विल बी इक्वल टू 0 एंड कॉस विल बी इक्वल टू 1, एंड एट 90 डिग्रीज साइन विल बी इक्वल टू 1 एंड कॉस विल बी इक्वल टू 0. जब हमारा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा, कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 0, एंड वाइस वर्सा, व्हेन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 0. सेम बात ही बोल दी क्या. तो साइन स्क्वायर थीटा जब हमारा इक्वल टू 0 होगा तब कॉस 1 होगा, और जब साइन स्क्वायर थीटा हमारा इक्वल टू 1 होगा कॉस स्क्वायर थीटा 0 होगा. तो दोनों केसेस में निकाल लेंगे, एक केस में हमारा वैल्यू मिनिमम आएगा और एक में मैक्सिमम आएगा. सिंस हम लिख रहे हैं 10 minus 4 cos साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, तो जब हम साइन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिस वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो जब मैक्सिमम होगा तो हमारा ओवरऑल वैल्यू फॉर द डिनोमिनेटर विल बी मिनिमम. Isn't it so? और जिस वैल्यू को हम ऐड कर रहे हैं वो जब मैक्सिमम होगा तब हमारा डिनोमिनेटर विल बी मैक्सिमम, बिकॉज साइन और कॉस दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है. तो या तो इस तरह से देख लो, अदरवाइज इसको साइन और कॉस को सबको एक में ही कन्वर्ट कर लो तो और भी आसान हो जाएगा देखना. ठीक है, सबको अगर एक में ही कन्वर्ट कर ले इंस्टेड, क्योंकि हम वी नो कि कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 minus sin square theta. So put this in this equation. So effectively this will be equal to, S will be equal to 120 upon 10 minus 4 sin square theta plus 3 into 1 minus sin square theta. तो 10 plus 3 हो गया 13, तो 120 upon 13 minus 7 sin square theta. अब दो केसेस बनेंगे. फर्स्ट केस व्हेन sin square theta is equal to 0, तो जब sin theta हमारा इक्वल टू 0 आ जाएगा, दिस विल बी 13 minus 0, तो 120/13. सेकेंड केस व्हेन sin theta is maximum, यानी sin theta is equal to 1, तो sin square theta will also be equal to 1, तो S will be equal to 120 upon 13 minus 7, तो 120/6 हो जाएगा. तो फर्स्ट केस में वैल्यू आ रहा है मिनिमम, सेकेंड केस में आ रहा है मैक्सिमम. हमें चाहिए मैक्सिमम अपॉन मिनिमम, यानी 120/6 अपॉन 120/13 विच विल इक्वल टू 13 अपॉन 6. आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी. क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. A is 50% more efficient than B. They start working on a project alternately, starting with A on the first day, B on the second day, A on the third day, and so on. If the work is completed in exactly 11 days, in how many days can B alone complete the whole work? 11 days में वर्क कंप्लीट हुआ है when they were working alternately. एफिशिएंसी क्या गिवन है? A का एफिशिएंसी 50% मोर देन B. अगर B का एफिशिएंसी 2 है, A का एफिशिएंसी विल बी 3. अल्टरनेटिव वर्क कर रहे हैं, 11 डेज में वर्क कंप्लीट हो रहा है, तो इन 11 डेज सिंस A इज स्टार्टिंग द वर्क, तो फर्स्ट डे A वर्क करेगा, देन B, फिर A, देन B, देन A, देन B एंड सो ऑन. और लास्ट डे में भी A वर्क करेगा बिकॉज A इज वर्किंग ऑन एवरी ऑड डे. A विल बी वर्किंग फॉर 6 days एंड B विल बी वर्किंग फॉर 5 days. 6A प्लस 5B, ये हमारा टोटल वर्क हो गया. निकाल लो यहाँ से टोटल वर्क कितना आ जाएगा. 6 इंटू एफिशिएंसी ऑफ A इज 3,
प्लस 5 इंटू एफिशिएंसी ऑफ बी इज 2 एंड डिवाइडेड बाई टाइम टेकन बाई बी की एफिशिएंसी 2 है तो डिवाइड बाई 2 कर दोगे, नंबर ऑफ डेज टेकन बाई बी आ जाएगा 18 प्लस 10 28/2 14 days विल बी अवर आंसर ऑप्शन। ठीक है, अदरवाइज इसी बात को ऐसे भी सोच सकते थे कि सिंस इन 11 डेज 6 डेज ए वर्क कर रहा है और 5 डेज बी वर्क कर रहा है, तो जब सेकंड केस में हम ले रहे हैं तो वहां पे बी अलोन इज वर्किंग, तो बी अलोन इज वर्किंग, तो 5 डेज का बी का वर्क विल बी कंप्लीटेड बाई बी इन 5 डेज ओनली। बट सिंस ए 6 डेज में वर्क कंप्लीट कर रहा है, एफिशिएंसी का रेशियो ऑफ ए और बी का क्या है 3:2, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा फॉर द सेम वर्क दैट विल बी 2:3। इफ ए इज टेकिंग 2 days to complete some work, b will be taking 3 days, तो number of days taken by b will be 3/2 into 6, देखिए 9 days, तो 9 days का b का वर्क कंप्लीट करेगा और 5 days का अपना खुद का 9 + 5 14 days will be the total answer। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a person covers 3 equal distances at speeds of 60, 40 and s km/h respectively. If the numeric values of the speeds 60, 40 and s are in harmonic progression, so what is the average speed for the entire journey? पूरी जर्नी का एवरेज स्पीड क्या होगा when there are 3 equal distances और स्पीड्स है 60, 40 and s, and if numeric values are in harmonic progression, if 60, 40 and s these are in harmonic progression, the middle value 40 will be harmonic mean of 60 and s, 40 हार्मोनिक मीन होगा 60 और s का। ठीक है, और जब हमारा इक्वल डिस्टेंसेस के लिए हम ट्रैवल कर रहे हैं और स्पीड्स गिवन है हमें डिफरेंट डिफरेंट, तो उनका जो एवरेज स्पीड होगा दैट इज ऑलवेज हार्मोनिक मीन ऑफ द गिवन वैल्यूज। सिक्सटी और s का हार्मोनिक मीन इज 40, 60, 40 एंड s का हार्मोनिक मीन ऑल्सो बी इक्वल टू 40 ओनली, अवर आंसर विल बी डेफिनेटली 40। अगर ये बात समझ में आती है तो क्वेश्चन खत्म हो गया, अदरवाइज इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके पहले s की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अदरवाइज सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल नहीं होती तो फिर बात अलग हो जाती, तब डिफरेंटली सॉल्व करना पड़ता है। एनीवे 60, 40 एंड s है और हमारा 40 इज द हार्मोनिक मीन ऑफ 60 एंड s, तो फॉर्मुला अप्लाई कर दो 2 × 60 × s डिवाइडेड बाई 60 + x, दिस इज इक्वल टू 40, क्योंकि 40 हमारा हार्मोनिक मीन है 2ab अपॉन a + b, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू ऑफ a एंड b इज इक्वल टू 2ab अपॉन a + b। और एक और क्वेश्चन आया था हार्मोनिक मीन पे, बेसिकली एवरेज स्पीड पे, जहाँ पे कि हमें 2 स्पीड की वैल्यूज गिवन थी, तो सिमिलर दैट क्वेश्चन वाज स्ट्रेट अवे फॉर्मुला बेस्ड 2ab अपॉन a + b, तो 2 × 60 × s अपॉन 60 + x, तो 40 से गया 3 टाइम्स, तो 3s इज इक्वल टू 60 + s, यहाँ से s इज इक्वल टू 30 आ गया, देखिए 3 स्पीड्स आर 60, 40 एंड 30, दीज आर द वैल्यूज ऑफ स्पीड्स। अब डिस्टेंस तुम इनका एलसीएम ले लो, तो 120 मान लेते हैं डिस्टेंस, 120, 120, 120, तो एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस विच विल बी 360 डिवाइड बाई टोटल टाइम 120 by 60 2 hours, 120 by 40 3 hours and 120 by 30 4 hours, so 360 by 9 यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर विल बी आवर आंसर। ओके, क्या ही क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। There are 6 groups numbered 1 to 6. Each group has 5 codes. The sum of digits of each successive code in a group is 4 more than the previous code. The sum of digits of the first code of each successive group increases by 6 from group 3 onwards. अब थोड़ा सा लैंग्वेज में डिफरेंस हो सकता है, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं क्वेश्चन का। इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द फर्स्ट कोड ऑफ ग्रुप 4 इज 15, तो फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द लास्ट कोड ऑफ ग्रुप 6। 6 ग्रुप्स हैं इन टोटल और देयर आर 5 कोड्स फॉर ईच ऑफ दीज ग्रुप्स। ओके, so there are 6 groups: group 1, group 2, group 3, group 4, group 5 and group 6, and then there are 5 codes for each groups: code 1, code 2, code 3, code 4 and code 5, such that it is known that sum of digits of each successive code in a group is 4 more than the previous code. अगर कोड नंबर 1 का सम ऑफ डिजिट्स हमारा n है, तो फॉर नेक्स्ट इट विल बी n + 4, देन फॉर नेक्स्ट +4 +4 +4, यानी कि अगर ग्रुप 1 का सम ऑफ डिजिट्स है, ग्रुप 1 का कोड 1 का सम ऑफ डिजिट्स है n, so that for code 2 will be n + 4, then n + 8, n + 12, n + 16. Similarly, sum of digits of the first code of each successive group increases by 6 from group 3 onwards. तो ग्रुप 3 का
जो भी सम ऑफ डिजिट्स होगा ग्रुप 4 के लिए दैट विल बी 6 मोर, ग्रुप 5 के लिए फर्दर 6 मोर, ग्रुप 6 के लिए फर्दर 6 मोर. देन नोन है हमें सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द फर्स्ट कोड ऑफ ग्रुप 4 इज 15. So this value here, this is equal to 15. So for group 6, this will be 15 plus 6, यानी 21. For group 7, group 5, 21. Group 6 के लिए 21 plus 6, 27 आ गया. और फिर 27 आ गया, और अगर n है तो लास्ट होगा n plus 16. तो एक बार में ऐड कर दो, 21 plus 37 plus 16 यानी 43 आ जाएगा आंसर. अदरवाइज 31, 35, 39 एंड लास्ट में 43. आंसर अपना 43 होगा, ऑप्शन सी. ओके, क्या ही क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. A florist has 120 roses, 150 lilies, and 210 orchids. He wants to arrange them into buckets such that each contains the exact same number of flowers of each type. So what is the maximum number of such identical bouquets he can form using all the flowers? ठीक है, कितने बुके फॉर्म कर सकता है such that each contain same number of flowers of each type. Okay, so let us say हमारा जो each bouquet contains A number of roses, B number of lilies, and C number of orchids. And total X bouquets are there. Yeah, N bouquets are there in total. So we can say that A into N will be equal to 120, B into N will be equal to 150, and C into N will be equal to 210. अब हमें क्या करना है? वी हैव टू मैक्सिमाइज N, नंबर ऑफ बुकेज को मैक्सिमाइज करना है कि नहीं? और N हमारा क्या होगा? 120 का ही फैक्टर है, 150 का ही फैक्टर है, और 210 का ही फैक्टर है. सो N शुड बी मैक्सिमम वैल्यू दैट इज अ फैक्टर ऑफ 120, 150 एंड 210, यानी कि N शुड बी HCF ऑफ 120, 150 and 210. So N must be equal to 30. Okay, there must be 30 bouquets in total. Okay. Next question. What is the present age of Ramesh? Data sufficiency based question है, जहाँ पे हमें दो स्टेटमेंट गिवन है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ रमेश एंड सुरेश इज 3:5. तो प्रेजेंट एजेस का रेशियो इज गिवन, बट यहाँ से वी कैन नॉट फाइंड आउट प्रेजेंट एज ऑफ रमेश. तो दिस स्टेटमेंट इन इट सेल्फ इज नॉट सफिशियंट. अपने आप में सफिशिएंट नहीं सॉल्व कर सकते इसे. सेकंड स्टेटमेंट का लोन देखते हैं. तो आफ्टर 10 ईयर्स द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 84 ईयर्स. 10 ईयर्स के बाद में सम उनका एजेस का आ रहा है 84. ठीक है, तो अगर 10 ईयर्स के बाद का सम गिवन है तो यहाँ से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? सम ऑफ प्रेजेंट एजेस तो मिल जाएगा. सम ऑफ प्रेजेंट एजेस तो मिल जाएगा, क्योंकि रमेश का एज भी 10 ईयर्स लेसर होगा और सुरेश का एज भी 10 ईयर्स लेसर होगा. हालांकि यहाँ पे स्टेटमेंट में मेंशन नहीं है, ये मेंशन होना चाहिए कि रमेश एंड सुरेश देयर आर टू पर्सन, सो उनकी एजेस का सम है. तो एनीवे सम ऑफ प्रेजेंट एजेस कितना आ जाएगा? दैट विल बी 84 माइनस 20, 64 ईयर्स होगा. बट अगेन हमें चाहिए प्रेजेंट एज ऑफ रमेश, तो दिस इज ऑल्सो नॉट सफिशियंट. ये भी अकेला सफिशियंट नहीं है, बट जैसे ही दोनों को हमने इंक्लूड कर लिया, ठीक है, जैसे ही दोनों को हमने इंक्लूड कर लिया, ठीक है, वो लैंग्वेज में थोड़ा सा गड़बड़ है, बट द पॉइंट इज कि ये मेंशन रहा होगा एग्जाम में क्वेश्चन में कि सम ऑफ द एजेस ऑफ रमेश एंड सुरेश विल बी 84 ईयर्स 10 ईयर्स लेटर, एंड प्रेजेंट रेशियो ऑफ एजेस ऑफ रमेश एंड सुरेश इज 3:5. तो जैसे ही दोनों स्टेटमेंट्स को इंक्लूड करोगे, तो दोनों को इंक्लूड करते ही हमारे पास प्रेजेंट एजेस का रेशियो भी है और 10 ईयर्स के बाद का सम भी है. तो इंक्लूडिंग बोथ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड वी कैन फाइंड आउट प्रेजेंट एज ऑफ रमेश एज वेल एज सुरेश. हमें वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी, हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना था कि कितने इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट होगा. तो बोथ टुगेदर कैन बी sufficient to answer. Option C will be the answer. That question can be answered using both statements together but not using either statement alone. Option C हमारा आंसर हो जाएगा. Okay, ठीक है. Next question. A bag contains 5 red balls, 4 blue balls and 3 green balls. 2 balls are drawn at random without replacement. So what is the probability that the 2 balls drawn are not of the same color? दोनों बॉल्स हमारी सेम कलर की नहीं होनी चाहिए. तो क्या आंसर आ जाएगा? सारे केसेस इंक्लूड कर लो, बट उनमें से उन केसेस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे जबकि दोनों बॉल्स सेम कलर की होंगी. ठीक है, टोटल केसेस कितने आएंगे? वी हैव टू ड्रॉ 2 बॉल्स विदाउट रिप्लेसमेंट. टोटल बॉल्स हमारी 5 + 4 + 3 12. तो टोटल केसेस विल बी 12C2. 12 into 11 by 2 66 will be total cases. Now both बॉल सेम कलर वाले केसेस को एलिमिनेट करेंगे, रिमूव करेंगे. तो बोथ सेम कब होगा? बोथ रेड और बोथ ब्लू और बोथ ग्रीन. तो 2 रेड 5C2, 2 blue 4C2 and 2 green 3C2. 5C2 is 10 + 6 + 3, यानी कि 19 केसेस बने हमारे व्हेन बोथ आर सेम. तो हमारे काम के केसेस कितने होंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ नॉट बीइंग सेम विल बी इक्वल टू 66 टोटल माइनस 19 डिवाइडेड बाई 66, यानी कि 47/66 विल बी आवर आंसर.
Option B. 47/66 will be the answer. Okay. Next question. The incomes of A, B, and C are in the ratio 3:4:5. If A's income is increased by 20%, B's income is increased by 25%, and C's income is decreased by 20%. So what will be the new ratio of their incomes? A, B, and C. 3:4:5 का रेशियो है 30:40:50 मान लेते हैं इसको वैल्यूज को, ठीक है। तो ए की इनकम इंक्रीज हुई 20% से 1/5 से, यानी कि 30+6, नाउ द इनकम विल बी 36। बी का इनकम हैज इंक्रीज बाई 25%, यानी कि 40+25 विल बी 10, 50 हो जाएगा इनकम। और सी का इनकम हैज डिक्रीज बाई 20%, 50 का 20% विल बी 10, तो नाउ इनकम विल बी 40। 36:50:40, जो कि सिंप्लीफाई होकर जाएगा 18:25:20। रेशियो विल बी 18:25:20। ऑप्शन बी विल बी द आंसर। क्लियर है, ठीक है। अगर सेशन पसंद आ रहा है, मेक श्योर हिट द लाइक बटन एज वेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एट ए स्पीड ऑफ 60 एंड रिटर्न्स फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए एट ए स्पीड ऑफ 40, सो व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड विल बी 2ab अपॉन a plus b, 2 into 60 into 40 upon 60 plus 40, which is 100. So that will be 4800 by 100, यानी कि 48। और सिंपली दो 60 और 40 का एल्सियम ले लो, डिस्टेंस एज्यूम कर लो, तो डिस्टेंस हमारी होगी 120 60 और 40 की स्पीड से, तो टोटल डिस्टेंस आ गया 240 डिवाइडेड बाई 120/60, टाइम आ गया पहले 2 आवर्स और फिर आ गया 3 आवर्स, 240/5 यानी कि 48 किलोमीटर पर आवर विल बी अवर एवरेज स्पीड। Next question. Simple interest on a certain sum of money at 12% per annum for 3 years is rupees 5400. So what will the compound interest on the same sum at 10% per annum for 2 years? तो सम हमारा लेट अस से P है। तो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है? 12% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर, और टोटल टाइम पीरियड हमारा कितना है? 3 years का है। सेकेंड केस में 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर ईयर, और टाइम पीरियड हमारा 2 years का, एंड वी नीड टू फाइंड आउट कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू क्या होगा। तो फर्स्ट केस में हमारा क्या है? इंटरेस्ट आ रहा है 12% फॉर 3 years, 36% बेसिकली, 36% ऑफ प्रिंसिपल दैट इज गिवन, दैट इज 5400 रुपीज। और सेकंड केस में 10% फॉर 2 years बट कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 21% ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगा, 21%। तो 21% की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो स्ट्रेट अवे क्या करोगे? 21/36 इंटू 5400, 7 into 450, दैट विल बी 3150 रुपीज। आंसर आ जाएगा। हमें प्रिंसिपल निकालने की जरूरत थोड़ी है इस क्वेश्चन में, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। सेकंड मेथड जहाँ पे कि तुम क्या करोगे? प्रिंसिपल निकाल सकते हो, फिर प्रिंसिपल निकालोगे, फिर बाद में कैलकुलेट करोगे, जिसकी जरूरत नहीं है सच, क्योंकि स्ट्रेट अवे वैल्यूज पता है हमें। फर्स्ट केस में 36% प्रिंसिपल है, सेकंड केस में 21% है, तो 21/36 कर दोगे, 5400 का हमारा आंसर आ जाएगा। अदरवाइज फिर 36% से सिंप्लीफाई करोगे यहाँ से, तो ये की वैल्यू क्या आ जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 1% आ जाएगा 150, तो हमारा आ गया प्रिंसिपल 15,000। 15,000 अगर हमारा प्रिंसिपल है, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा? 10% कंपाउंड इंटरेस्ट है और 2 years, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा 15,000 या 10% 1500। सेकंड ईयर का प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट आएगा 1500, और फिर 1500 जो फर्स्ट ईयर का है उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा 150 का, तो दैट विल बी 3150 इन टोटल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A restaurant offers 6 distinct types of parathas. In how many ways can a person choose 10 parathas such that at least one paratha of each type is considered? ठीक है, टोटल 10 पराठास ऑर्डर करने हैं सच दैट एटलीस्ट 1 पराठा ऑफ ईच टाइप इज कंसिडर्ड। टोटल 6 डिस्टिंक्ट टाइप्स के पराठास हैं। मान लेते हैं हम कि A + B + C + D + E + F आर द पराठास ऑफ ईच टाइप, ठीक है। और टोटल सम हमारा आ रहा है 10, क्योंकि 10 पराठा चाहिए। अब एवरी वैल्यू ऑफ दीज हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सबको ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना है। राइटली सॉल्यूशन निकाल लो, ठीक है। ब्रेकर्स लगा दो, कितने ब्रेकर्स चाहिए हमें? टोटल 10 पराठास हैं, 1 1 1 1, 10 टाइम्स लिख दिया हमने। एनसीएम डिस्कस किया हुआ बार बार, ये सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट अवे कन्वर्शन क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। टोटल 10 हमारे वैल्यूज हैं, और 5 ब्रेकर्स लगा के हम 6 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। अभी जो 5 ब्रेकर्स हैं इनको हम स्पेसेस में लगा पाएंगे, जो बीच की स्पेसेस हैं, क्योंकि हमें हर एक केस में वैल्यू हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 चाहिए, ठीक है। तो इनके लिए कितनी स्पेसेस अवेलेबल है हमारे पास? 10 टोटल पराठास हैं, तो बीच में 9 स्पेसेस अवेलेबल हैं। 9 में से कोई 5 सेलेक्ट कर सकते हैं। 9C5 विल बी आवर आंसर। 9C5 विल बी 9 × 8 × 7 × 6,
बाई 4 फैक्टोरियल यानी 24. 9 into 7 63 into 2 126 विल बी आर आंसर. ठीक है, एक तो हो गया, इस तरह से सॉल्व कर लो. अदरवाइज ये है पहले ही सबको 1 1 डिस्ट्रीब्यूट कर दो. 1 1 देने के बाद में अब क्या है, अब कंडीशन, क्योंकि सबको पहले पहले ही 1 1 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हर एक टाइप का एक पराठा पहले ही सेलेक्ट कर दिया है. सो नाउ वी हैव 4 मोर पराठाज रिमेनिंग. अब उनके लिए किसी भी टाइप का हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पराठाज ले सकते हैं. यानी कि अब हमारे पास वैल्यूज बच गया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, दैट शुड बी इक्वल टू 4. 1 1 पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. ओके, तो अभी हमारे पास 5 ब्रेकर्स हैं, बट नाउ देयर आर 5 ब्रेकर्स और 4 वंस, तो 5 प्लस 4 9, सी 4 विल बी द आंसर. ठीक है, 9C4 और 9C5 बात एक ही है. ठीक है, 9C4 9C5 एक ही बात है. हमारा आंसर आ जाएगा 126. बिकॉज अब हमें ABCD सबके सब ग्रेटर इक्वल टू 0 चाहिए. ओके, क्लियर है. अदरवाइज ग्रुपिंग करके भी सोच सकते थे कि पहले तुमने 6 पराठास डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसका एक ही तरीका है. 6 पराठास एक एक टाइप, एक एक हर एक टाइप का हमने ले लिया, उसका तो एक ही तरीका है. अब जो रिमेनिंग 4 बचे हैं, अब ये 4 या तो सारे के सारे एक टाइप के होंगे. ठीक है, सारे एक टाइप के होंगे. 4 0 0 0 0 0, या फिर 4 में से 3 1 कर दिया हमने, 3 एक टाइप के, 1 दूसरे टाइप के, 3 1 0 0 0 0. और इट कुड बी 2 2 0 0 0 0. ठीक है, और इट कुड बी 2 1 1 0 0 0, और इट कुड बी 1 1 1 1 0 0. यही तो केसेस बनेंगे, 4 3 1 2 2 2 1 1 और 1 1 1. तो ये हमारे टाइप्स हो गए. अब इनको ग्रुपिंग कर लोगे और ग्रुपिंग करके सॉल्व कर लोगे. ठीक है, क्लियर है. तो वहाँ से भी सॉल्व हो जाएगा, वो भी एक तरीका हो सकता है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ फैक्ट्री हैज प्रोड्यूस्ड 5 400 lamps. These lamps are to be packed into equal number in some cartons. If the number of cartons used must be strictly between 20 and 100, excluding 20 and 100, in how many distinct ways can the lamps be packed? Total हमारे पास 5400 lamps हैं in total, and we have to pack them in such a manner that number of cartons, if that is equal to n, that should be between 20 and 100. Definitely n हमारा क्या होगा, n will be factor of 5400. So how many values of n are possible such that n is between 20 and 100? ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है. ठीक है, 5400 को पहले फैक्टराइज करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. 5400 है 27 इंटू 200, 200 यानी 25 इंटू 8, तो 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर. 27 इंटू 200, 27 हो गया 3 क्यूब. अब 200 हमारा हो गया 25 इंटू 8, यानी कि 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर. फैक्टराइजेशन हमने कर लिया. ठीक है, वैल्यूज निकालते हैं. क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं जो कि हमारे 20 से लेकर 100 के बीच में हो. एक तो हो गया कि मैनुअली हम काउंट कर लें सारी की सारी वैल्यूज़ को, क्योंकि स्ट्रेट अवे देखो कोई सीधा फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि हमें वैल्यूज़ एक रेंज में चाहिए, बिटवीन 20 एंड 100 चाहिए. ठीक है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो सकता है, 20 को इंक्लूड नहीं करना है. अब 20 से बड़ा वैल्यू जो कि 2 3 और 5 में से कुछ का फैक्टर हो, तो दिस कुड बी 24. स्मॉलेस्ट वैल्यू कैन बी 24. देन 25 हो सकता है, 27, देन 30, 36 हो सकता है, 40, 45, 48 नहीं हो सकता, बिकॉज 2 क्यूब का मल्टीपल है, 2 टू द पावर 4 का मल्टीपल नहीं है, 48 नहीं होगा. 50, 54 हो सकता है, देन 60, आफ्टर 60 इट विल बी 72, देन 75, 25 इंटू 3 75 हो गया, और 75 के बाद में इट कुड बी 90. ठीक है, तो ऑल दीज वैल्यूज आर देयर. 4 प्लस 4 8 प्लस 4 12 प्लस 1 13, तो टोटल 13 सच वैल्यूज आर पॉसिबल. ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा. बट इस केस में एक गलती हो सकता है कि कोई एक केस स्किप हो जाए, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. तो हम एक प्रॉपर मेथड सीखते हैं जहाँ से कि कोई भी केस स्किप होने का चांस नहीं रहेगा, वो मेथड भी समझते हैं. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि बीच में तुम कोई वैल्यू स्किप कर दो, और या फिर अदरवाइज अगर कंफर्टेबल नहीं हो नंबर्स के साथ में, टाइम बहुत ज़्यादा लगे, वो भी पॉसिबल है. ठीक है, तो सेकंड मेथड देखते हैं जहाँ पे कि हम फॉर श्योर कोई भी केस अपना मिस नहीं करेंगे. तो 5400 को फैक्टराइज किया हमने, आया वैल्यू 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर. ठीक है, अब जो भी फैक्टर्स होंगे 5400 के, उसमें 2 की पावर या तो 0 होगा, या फिर 1 होगा, या 2, या फिर 3. 2 की पावर के लिए केसेस क्या बनेंगे अपने, 2 टू पावर 0 यानी कि इक्वल टू 1, 2 टू पावर 1 यानी 2,
या 4 या 8। 3 टू पावर केसेस बनेंगे हमारे 4 या 3 टू पावर 0 यानी 1, 3 टू पावर 1 3 और 3 स्क्वायर और 3 क्यूब विच इज़ 27। 5 टू द पावर 0 यानी 1, 5 टू द पावर 1 5 एंड 5 टू द पावर 2 25। अब हम मैनुअली सारे के सारे केसेस को काउंट करेंगे। ध्यान से समझना इस बात को, अपने एंड पे भी इन वैल्यूज़ को लिख लो और साथ में काउंटिंग स्टार्ट करना, ठीक है, ताकि सारी की सारी बातें क्लियर हो। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले किसी भी ऑर्डर में स्टार्ट करना है, हमेशा ऑर्डर में काउंटिंग करनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले विल बी स्टार्टिंग में 2 टू द पावर 0। ओके, विल बी स्टार्टिंग में 2 टू द पावर 0। हमें सारी की सारी वैल्यूज चाहिए बिटवीन 20 एंड 100। तो जो वैल्यू 20 से छोटी आएगी उसको कंसिडर नहीं करेंगे, जो 100 से बड़ी आएगी उसको भी कंसिडर नहीं करेंगे। तो 2 टू पावर 0 पे स्टार्ट किया, 2 टू पावर 0, 3 टू पावर 0 और 5 टू पावर 0 तीनों लिए सबसे पहले 1 इंटू 1 इंटू 1। ये तो सॉल्यूशन नहीं दे रहा हमको, ठीक है। अब 2 टू पावर 0, 3 टू पावर 0 को आप ऐसे ही रखो। अब गए हम 1 1 5 पे। अगेन दिस इज इक्वल ऑल्सो इक्वल टू प्रोडक्ट निकाल रहे हैं हम, 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज 1 नॉट इंक्लूडेड, 1 इंटू 1 इंटू 5 नॉट इंक्लूडेड। नेक्स्ट आएगा 1 इंटू 1 इंटू 25। तो पहला वैल्यू हमें मिल गया दैट इज इक्वल टू 25। ओके, अब हमारे सारे के सारे केसेस एग्जॉस्ट हो गए जहाँ की 2 की पावर 0 और 3 की पावर 0 है। अब नेक्स्ट वैल्यू पे जाओ, तो नेक्स्ट वैल्यू हो गया 1 इंटू 3। तो 1 इंटू 3 इंटू 1 3 आया नॉट इंक्लूडेड, 1 इंटू 3 इंटू 5 15 आया नॉट इंक्लूडेड, 1 इंटू 3 इंटू 25 आ गया 75। तो यस दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड, दिस इज आवर सेकेंड वैल्यू। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं 1 इंटू 9 पे। 1 इंटू 9 के साथ में 9, 1 इंटू 9 तो 9 हो गया, 9 इंटू 1 नॉट इंक्लूडेड, 9 इंटू 5 45। तो नेक्स्ट वैल्यू आएगा 45, 9 25 100 से बड़ा हो जाएगा तो वो नहीं चाहिए। नेक्स्ट आ गया 1 इंटू 27। अब 27 से एक ही बनेगा 27 इंटू 1, क्योंकि 27 इंटू 5 ही आ जाएगा 100 से बड़ा। तो यानी कि यहाँ से हमें सारे के सारे सॉल्यूशन 2 टू द पावर 0 वाले कवर हो गए। ओके, 4 केसेस मिले हमें। अब 2 टू द पावर 0 के बाद में आते हैं नेक्स्ट वैल्यू पे, दैट इज 2 टू द पावर 1। 2 से बात करते हैं, तो 2 इंटू 1 इंटू 5 10 आ गया, लेस देन 20। 2 इंटू 1 इंटू 25 50 आ गया, 50 इज नेक्स्ट वैल्यूएबल, नेक्स्ट वैल्यू जो कि इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अब 2 इंटू 3 पे जाओ, 2 इंटू 3 आ गया 6, 6 इंटू 1 नॉट इंक्लूडेड, 6 इंटू 5 30 इंक्लूडेड, 6 इंटू 25 डेफिनेटली नहीं चलेगा क्योंकि 100 से बड़ा है। फिर आ गया 2 इंटू 9 18, 18 इंटू 1 लेस देन 20, 18 इंटू 5 90 काम का है, 18 25 अगेन नॉट इंक्लूडेड। ओके, फिर लास्ट आ गया 2 इंटू 27। अब अभी ही 54 हो गया, 2 इंटू 27 54 हो गया, तो एक ही वैल्यू पॉसिबल है 54। सारे के सारे हमारे 2 टू द पावर 1 वाले केसेस भी कवर हो गए। अब 2 टू द पावर 2 पे चलते हैं, 4, 4 इंटू 1 से 4 इंटू 1 इंटू 5 20 बना, बट 20 इंक्लूड नहीं करना है। 4 इंटू 25 100 हो जाएगा, उसको भी इंक्लूड नहीं करना है। 4 इंटू 3 12 आ गया, 12 इंटू 5 60 एक ही केस आएगा, और फिर 12 इंटू 25 वो तो बड़ा हो गया, तो 4 इंटू 3 हो गया, 4 इंटू 9 36, तो एक 36 से वैल्यू आ जाएगा अपना। ओके, और 36 से और कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। 4 इंटू 27 108 अगेन लार्जर है 100 से, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब 8 पे आते हैं, 8 इंटू 1 इंटू 5 40 आ रहा है, 8 इंटू 3 24, 24 इंटू 1, और 24 इंटू 5 120 वो तो नहीं काम का है, 8 इंटू 9 72, और इसके अलावा कोई भी और वैल्यू नहीं आएगा। तो दीज आर ऑल द पॉसिबल वैल्यूज, 4 प्लस 4 8 प्लस 5 13, 13 सच फैक्टर्स आर पॉसिबल। बट यहाँ पे हमारा कोई भी केस मिस नहीं होगा, सारे के सारे केस हमारे इंक्लूड होंगे। क्या ये मेथड समझ पा रहे हो, अप्रिशिएट कर पा रहे हो? अदरवाइज अगर कंफर्टेबल हो तो फिर ये मेथड तुम्हारा काम करेगा, डेफिनेटली काम करेगा। और बस यहाँ पे एक स्कोप जो रहता है कि तुम कोई एक वैल्यू बीच में मिस कर रहे हो, दैट इज क्वाइट पॉसिबल। ठीक है, अदरवाइज फैक्टर्स में देखो अगर वैल्यूज बहुत सिंपल होती, बट यहाँ पे उतना सिंपल मामला नहीं है। अदरवाइज हम पेयर्स ऑफ फैक्टर्स बना के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, बट वहाँ से हमें बहुत सारे केसेस को एलिमिनेट करना पड़ेगा, स्टार्ट में भी एलिमिनेट करना पड़ेगा, बाद में भी एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि 50 और 100 के इन टोटल कितने फैक्टर आ रहे हैं हमारे, 5400, दिस इज 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर, यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स आ रहे हैं हमारे 2 की पावर 0 से लेकर 3 तक 4 ऑप्शन, 3 की पावर 0 से लेकर 3 का 4 ऑप्शन, और 5 की पावर 0 से 2 तक 3 ऑप्शन, तो 48 फैक्टर्स इन टोटल आ रहे हैं। ओके, और रफली हमारा स्क्वायर रूट 5400 का कितना है, रफली स्क्वायर रूट आएगा हमारा 75 के आसपास, क्योंकि 75 का स्क्वायर होता है 5625, तो 75 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू आएगा, यानी कि इन 48 फैक्टर्स में से, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं 5400, तो 48 फैक्टर्स में से लेस देन 75 हमारे आधे फैक्टर्स होंगे 24, और ग्रेटर देन इक्वल टू 75 हमारे 24 फैक्टर्स होंगे, है कि नहीं? ठीक है, अब या तो एनिमिनेट कर लो कुछ फैक्टर्स को, तो हमारे फैक्टर्स एनिमिनेटेड हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 देन 8 देन 9 10, ये सारे के सारे फैक्टर्स तो ही हैं, बट ये सब लेस देन 20 हैं। 10 के बाद में नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगा 12, 15
18 and 20. All these factors have to be excluded. कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13. 13 फैक्टर्स आते हैं और इनका जो पेयर ऑफ फैक्टर्स होंगे, क्योंकि पेयर इनके लोगे 1 इंटू 5400, ये भी एक्सक्लूड होगा. 2 इंटू 2700 एक्सक्लूड होगा एंड सो ऑन. और ये 20 इंटू क्या आएगा हमारा? 20 इंटू 270, ये भी एक्सक्लूड होगा. यानी कि टोटल 26 फैक्टर्स को पहले एक्सक्लूड कर दोगे. 13 विच आर लेस देन 75 एंड 13 विच आर ग्रेटर देन 75, है कि नहीं? तो ये 26 फैक्टर्स तो पहले एक्सक्लूड हो गए. अब इसके बाद में 20 से बड़े फैक्टर्स मिलेंगे हमको. अब इसके बाद 20 से बड़े फैक्टर्स मिलेंगे, बट वहाँ पे भी काउंटिंग करना पड़ेगा. इसी केस में हो सकता है इस तरह से पेयर बनाने से हमारा काम चल जाता, बट यहाँ पे उसके बाद में हमें एलिमिनेशन करने पड़ेंगे, क्योंकि 75 से बड़े फैक्टर्स में बहुत लिमिटेड फैक्टर्स है जो हमारे काम के होंगे. यहाँ पे तो 11 फैक्टर्स हमें दिख रहे हैं लेस देन 75, ठीक है, क्योंकि 13 एलिमिनेट करते 11 बच गए, 11 आर रिमेनिंग. अब ये सारे के सारे 11 हमारे काम के हैं. 75 से बड़े कौन से फैक्टर्स होंगे? 75 से बड़ा फैक्टर एक तो 75 इटसेल्फ होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 75 है, और नेक्स्ट फैक्टर विल बी 90, ओनली 2. तो नाउ यू कैन काउंट 11 + 2 यानी 13 फैक्टर्स होंगे जो कि हमारे काम के हैं. ऑप्शन बी विल बी द आंसर. क्या क्लियर है? ठीक है, हमें एक्चुअल में इनिशियल वालों को एलिमिनेट करना था, बाद वालों को एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं. बाद में बहुत सारे एलिमिनेट होंगे, बाद में बस वो देखो जो इंक्लूड होने वाले हैं. सिर्फ 2 इंक्लूड होंगे और पहले वाले में 11 इंक्लूड होंगे. टोटल 13 फैक्टर्स आएंगे. दिस इज वन मोर मेथड जो कि अप्लाई कर सकते हो, ठीक है. बट ध्यान हमेशा ये रखना है, कोई भी मेथड अप्लाई करो, इंश्योर ये करना है कि कोई वैल्यू तुमसे एलिमिनेट मिस ना हो जाए, स्किप ना हो जाए. सो स्किप नहीं हो उसके लिए दिस मेथड इज बेस्ट. ओके, और बाकी कंफर्ट पे है अपने. सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस इन दिस सेशन जो कि डिस्कस करने थे. हाँ, एक डीआई का भी क्वेश्चन था, बट उसकी एग्जैक्ट वैल्यूज तो देखो पता नहीं है कि उसमें वैल्यूज क्या थी. बट आंसर फॉर दैट डीआई क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज गिवन था, 45,000, 60,000 और मे बी 40,000 एंड सो ऑन, ठीक है, फॉर जैन फेब मार्च एट्सेट्रा. और मैक्सिमम इंक्रीज कब हुआ वो पूछा था, तो दैट वाज फ्रॉम फेब टू मार्च. ओके, 33% का इंक्रीज था. तो दैट वाज द आंसर फॉर द डीआई क्वेश्चन. बाकी सारे के सारे 19 क्वेश्चन हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं. आई बिलीव जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की वो सारी की सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और अप्रिशिएट कर पाओगे इन मेथड्स को. किसी भी क्वेश्चन में फिर भी कहीं डाउट रहता है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट एज वेल. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग.